ठीक है, सो प्रीवियस क्लास में बॉयंसी को हम लोगों ने थॉरली डिस्कस तो कर लिया था कि बॉयंसी क्या होती है, अपथ्रस्ट क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग बॉयंसी मतलब आर्किमिडीज ने उस बॉयंसी को लेकर के काफी रिसर्च किया और हम लोग को उसका कंक्लूजन बता दिया कि बॉयंसी आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये सब हमारा प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस हो चुका है, राइट। जितना भी था हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर उसकी समरी एक बार आपको मैं लिख देता हूँ कि समरी क्या थी, है ना। जल्दी से डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बट फिर भी यहाँ पर हम उसको समराइज कर दे रहे हैं कि बॉयंसी या फिर बॉयंट फोर्स या जिसको अप थ्रस्ट कहते हो, है ना। न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके आज हम लोग थोड़े से। तो बॉयंसी, बॉयंट फोर्स, अप थ्रस्ट, है ना, ये जो कुछ भी आप इसका नाम देते हो, जो कुछ भी, कई सारे नाम हैं। इसको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है क्या ये चीज। हालांकि मैं पिछली क्लास में डिफाइन कर चुका हूँ इसको, देखो प्रीवियस क्लास में मैं इसको डिफाइन कर चुका हूँ। तो अभी आप इसको क्या लिखोगे कि ये क्या होता है। तो ये कहा गया था आपसे कि बॉयंसी या फिर अप थ्रस्ट को जब डिफाइन करते हैं तो ये कहा जाता है कि वेन एवर अ बॉडी इज, ये कहा गया था कि वेन एवर अ बॉडी इज पार्शियली मतलब थोड़ा सा या फिर फुल्ली मतलब पूरी तरीके से सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, राइट, it experiences a force, it experiences an upward force, basically upward force, और उसको हम लोगों ने कहा था कि दैट इज नोन एज बॉयंसी ऑफ थ्रस्ट। ये इसकी डेफिनेशन पार्ट है, ठीक है। और ये तो हो गया कि व्हाट इज बॉयंसी, इसकी डेफिनेशन पार्ट है। दूसरा, व्हाट इज द कॉज, ऐसा होता क्यों है, मतलब क्यों लगता है ये चीज अपवर्ड, क्यों लगता है, cause of buoyancy, why it is upward direction, why not in the downward direction, है ना। ये भी क्वेश्चन था कि ये अपवर्ड ही क्यों होगा, डाउनवर्ड क्यों नहीं हो सकता ये कभी, या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं हो सकता, राइट। तो इसमें क्या डिस्कशन हुआ था, देखो इसमें डिस्कशन हम लोग का ये हुआ था कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी ज्योमेट्री कोई भी हो, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो ब्रीफली इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखो कि अगर ये पार्शियली सबमर्ज है किसी लिक्विड में, तो ये कहा गया था कि इसमें दो तरीके की फोर्स आती है। ऊपर जो एयर होती है, एयर की वजह से इस पर डाउनवर्ड फोर्स आती है, मतलब एयर जो होती है वो इस बॉडी को डाउनवर्ड पुश करती है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग एफ ए मान लेते हैं, ए फॉर एयर। और ये जो लिक्विड है ये ऊपर की तरफ इस बॉडी को पुश करेगी, दोनों, मतलब लिक्विड सेम बॉडी को अपवर्ड पुश करती है। लेकिन लिक्विड का फोर्स एयर की फोर्स से ज्यादा होता है। उसका रीजन था कि प्रेशर बाय द एयर जो होता है, प्रेशर बाय एयर, और जब हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बाय लिक्विड, उसमें ये कहा गया था कि जैसे जैसे आप डीप चलते हो, इनसाइड जाते हो, तो लिक्विड का प्रेशर एयर वाली प्रेशर से ज्यादा है। और इस वजह से लिक्विड पुशर अप में लिक्विड का फोर्स अगर हम एफ कह देते हैं तो वो एयर की फोर्स से ज्यादा है, लिक्विड का फोर्स एयर की फोर्स से ज्यादा होता है। और ओवरऑल ओवरऑल इस बॉडी पर इन दोनों के बीच जो रिजल्टेंट लगता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट लगता है, हाँ कार्तिक, इनका एक इफेक्ट होता है, मतलब इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट रिजल्टेंट ये ऊपर की तरफ होता है, मतलब कि एक नेट अपवर्ड पुश मिलता है आपको। बेसिकली उसको कहना ये चाहिए कि वो लिक्विड की फोर्स और माइनस एयर की फोर्स है, और इसी चीज को बॉयंसी कैपिटल बी के नाम से कहा गया था। ये आप बताओ यहाँ तक आपको याद है या फिर नहीं याद है, तो आगे बढ़े। व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉयंसी, सर याद है, राइट, ठीक है, थैंक यू। सही याद है। हाँ, तो अगर आपको वन वर्ड या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से कोई पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉयंसी, तो उसका वन वर्ड आंसर क्या होना चाहिए। कॉज ऑफ बॉयंसी क्या कहोगे आप, व्हाट इज द कॉज ऑफ बॉयंसी, वन वर्ड में अगर आपको एक्सप्लेन करना हो या फिर एक लाइन में इसका आंसर लिखना हो कि
Why the buoyant The force? net push. Resultant force by liquid, force of liquid and force of air. वो तो उसकी डेफिनेशन हुई, वो तो हो गया कि buoyant force क्या है, Pressure. उसमें आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स है वो। लेकिन ये ऊपर की तरफ लगता है, ये क्यों? सर डायरेक्शन, जिस तरफ जहाँ से फोर्स ज्यादा होगा उसके डायरेक्शन में जाएगा। यस सर, तो लिक्विड का फोर्स क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। सर डेंसिटी इज ग्रेट। हाँ, नहीं ये सारी बातें आप लोग की बिल्कुल Pressure. जो आप बोल रहे हैं ना वो सब कुछ सही है, लेकिन वही बात है कि क्वेश्चन पेपर और आंसर लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एप्रोप्रिएट वर्ड ये होना चाहिए कि लिक्विड का प्रेशर जो है वो एयर की प्रेशर से ज्यादा है। प्रेशर मतलब प्रेस करोगे ना आप, किसी बॉडी को प्रेस करना है तो लिक्विड भी प्रेस कर रहा है, एयर भी प्रेस कर रहा है, बट लिक्विड का प्रेस ज्यादा है, उसकी प्रेशर ज्यादा है। तो एक्चुअल में कॉज ऑफ बॉयंसी आप क्या कह सकते हो? मतलब अगर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में और ब्रीफली इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉज ऑफ बॉयंसी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नहीं, कॉज ऑफ प्रेशर इज डिफरेंस इन एयर एंड लिक्विड प्रेशर। मतलब आप इसको वन वर्ड में ऐसे कह दो, एक वर्ड में आप इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दो कि एयर और लिक्विड की प्रेशर में डिफरेंस की वजह से, देखो अगर ये डिफरेंस ना होता, जितना प्रेशर एयर की तरफ से लग रहा उतना ही प्रेशर लिक्विड से लगता अगर, तो कितना आंसर बनता? आप सोच के बताओ। अगर एयर और लिक्विड इक्वल अमाउंट से इसको पुश करे, एक डाउनवर्ड पुश करे और एक अपवर्ड पुश करे, लेकिन अगर वो दोनों बराबर होते तो क्या आंसर आता? रिजल्टेंट वैल्यू क्या बनती है हमारे पास? जीरो। जीरो बनती है। तो उनमें डिफरेंस होना होगा तभी तो आप बॉयंसी को कहोगे ना, कि किसी एक का फोर्स ज्यादा होना चाहिए, एक का कम होगा, एक का ज्यादा होगा, तब उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम कह देंगे कि ये बॉयंसी है, दैट इज द कॉज। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि चलो यहाँ पर तो एयर और लिक्विड की बात कर रहे हो आप, है ना, यहाँ पर तो एयर लिक्विड की बात कर रहे हो। एक सिचुएशन ये वाली देखो जरा, आप सिचुएशन को ये देखो कि कोई ऑब्जेक्ट फुल्ली सबमर्ज है, पूरी तरीके से डूबा हुआ है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है वो फुल्ली सबमर्ज है, ऐसे चारों तरफ पानी ही पानी है उसको। अब इसमें तो एयर का कोई काम नहीं है ना, यहाँ कोई एयर नहीं है, इसके बावजूद भी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर का लिक्विड डाउन पुश करता है इसको, ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो लिक्विड है वो डाउनवर्ड पुश करेगा और ऑब्जेक्ट से नीचे वाला लिक्विड उसको अपवर्ड पुश करेगा। बट कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा ये मैटर करता है। सर नीचे बेस वाला। देखिए हाँ, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर वाले लिक्विड का प्रेशर, अगर यहाँ पर लिक्विड का प्रेशर P1 है, मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड का प्रेशर P1 है और ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड पर लिक्विड का प्रेशर P2 है, ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड पर लिक्विड का प्रेशर मान लेते हैं P2। तो क्या आपको ये नहीं पता है कि डेप्थ पे जैसे जैसे जाते हो, जितना आप डीप चलते हो लिक्विड में, जितना डीपर जाते हो प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, P2 ज्यादा है, तो इसका मतलब अपवर्ड पुश ज्यादा होगा क्योंकि बॉटम पर प्रेशर ज्यादा है। सो बेसिकली यहाँ पर भी तो डिफरेंस इन प्रेशर ही रीजन हुआ ना, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से ही तो सब कुछ हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट के टॉप साइड और ऑब्जेक्ट के बॉटम साइड का प्रेशर बराबर होता, यानी कि P1 और P2 बराबर होते, तो हम कहते कि यार ओवरऑल फोर्स जीरो आ जाएगी। या समहाउ अगर कभी ऐसा हो जाए समहाउ कि प्रेशर P1 ज्यादा हो, लॉजिकल तरीके सोचना आप, समहाउ किसी दुनिया में ऐसा हो जाए कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लिक्विड है वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट के नीचे वाला लिक्विड कम प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किधर आएगा नेट फोर्स उस केस में? क्या बोले? नीचे की तरफ। डाउनवर्ड। हाँ, तो आप कहोगे बॉयंसी डाउनवर्ड है, तब आप कहोगे बॉयंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर के लिक्विड का प्रेशर ज्यादा है और नीचे के लिक्विड का प्रेशर कम है। बट वैसे आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि जिस साइड प्रेशर ज्यादा होगा उस साइड पर ज्यादा फोर्स लगेगी और जिस साइड प्रेशर कम होगा उस साइड पर कम फोर्स आएगी। तो फिर आप कह सकते हो कि हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ बॉयंसी आएगी। समझे? ये कहेंगे सर ये प्रिंसिपल सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पे? नहीं, सब पे लगेगा, ये जनरलाइज प्रिंसिपल है,
ये buoyant सर force, अगर एक शिप डूब रही है तो सर फिर वो नीचे क्यों जाती है, क्योंकि इसमें भी तो बॉयंसी लगेगी। तो हाँ हाँ, वो कंसेप्ट अलग है कि डूबते क्यों है, फिर कोई बॉडी डूबती क्यों है, तो वो कंसेप्ट बॉयंसी से नहीं है, वो उस पे आ रहे हैं, जस्ट उस पे आ रहे हैं। ये पहले पॉइंट आपको समझा दें। इस केस में यहाँ पर भी आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ बॉयंसी आती है। अब तीसरा पॉइंट ये था, लास्ट क्लास में जब हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था, तो एक डिस्कशन हमारा हुआ था आप लोगों से, और उसमें ये था कि ऊपर जो एयर का प्रेशर होता है, क्या ये मैटर करता है बॉयंसी की वैल्यू में, कि एयर प्रेशर लो है कि एयर प्रेशर हाई है? नो सर। क्या इससे हमारे बॉयंसी में कोई फर्क आता है? नो सर। नो ओ सर। सर। नो या, सर। याद आ रहा है आपको? हाँ, देखो इसका क्या मतलब है, सुनो। मान लो हमारे पास कोई एक बॉक्स है ना, कोई एक क्लोज बॉक्स टाइप का है, जार है कोई, ऊपर से बंद है। उस जार के अंदर एक पाइप गई है, उस जार में एक पाइप गई है, और यहाँ से उसमें हम एयर भेज सकते हैं, है ना, यहाँ से एयर को आप अंदर भेज सकते हो, अलाउ है। उस जार में पानी भरा है, और इनसाइड उसमें, उसके इनसाइड में हमने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, पार्शियली सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर एक बॉयंसी लगेगी ऊपर, ठीक है, बॉयंसी ऊपर आएगी। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि इफ वी ब्लो सम एयर इनटू द जार, ठीक है, इनटू द जार, जैसे आप बलून में हवा भरते हो, तो वैसे इस जार में मैंने हवा भर दी इनटू द जार, मतलब एयर ज्यादा कर दिया, पहले से कुछ एयर है इसके अंदर, लेकिन और एयर आप इसमें ऐड कर रहे हो, इसमें अमाउंट ऑफ एयर बढ़ा दो, ज्यादा एयर आ गई। तो जब ज्यादा एयर आएगी और क्लोज जार है, तो एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा। पहले थोड़ी सी एयर का प्रेशर लग रहा होगा, अब ज्यादा एयर का प्रेशर लगेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो बॉयंसी है बी, विल, और फिल इन द ब्लैंक्स, आप बताओ मुझे, विल इट इंक्रीज, विल इट डिक्रीज, और इट विल रिमेन एज इट इज? क्या कहते हो आप लोग कि क्या बनना चाहिए? अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो बॉयंसी में क्या बनना चाहिए? और एयर डाल दें, Sir, buoyancy will decrease. क्या रीजन होना चाहिए कि बॉयंसी क्यों डिक्रीज हो जाएगी? Sir, air pressure is increasing. ठीक है, तो एयर प्रेशर, देखो फिर अभी आप लोग इसका मतलब कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे बॉयंसी का, फिर दिक्कत हो रही है। सर सेम रहेगी। सर सेम सेम रहेगा। रहेगी। सेम रहेगी। सर सेम रहेगी। हाँ, तो हाँ, एयर हाँ। सर प्रेशर कोई कैंसिल। डिफरेंस होता ही नहीं है। सेलेक्टिव रिमेन स्टेबल। देखिए एयर का प्रेशर, देखो एयर का प्रेशर हम पी ए से डिनोट करते हैं, और लिक्विड का प्रेशर पी एल से डिनोट करो। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जो बॉयंसी है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लिक्विड प्रेशर एंड एयर प्रेशर। वो लिक्विड के प्रेशर और एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से है। और एक्चुअली क्या होता है कि जो लिक्विड का प्रेशर होता है, वो जब आप कैलकुलेट करते हो, तो वो एयर का प्रेशर प्लस रो जी एच होता है। रो मतलब वो बेसिकली डेंसिटी, रो का मतलब यहाँ पर डेंसिटी से है, मैं उसको डी लिख दे रहा हूँ, एच डी जी नहीं होता है। तो जब डिफरेंस करोगे ना लिक्विड के प्रेशर में और एयर के प्रेशर में डिफरेंस करोगे, तो वो डिफरेंस एच डी जी पे है, तो उस डिफरेंस में कहीं पर अमाउंट ऑफ एयर तो आ ही नहीं रहा। इस बात को समझो। बॉयंसी की वजह, बॉयंसी का जो रीजन है, वो सिर्फ लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है ये नहीं है, लिक्विड एयर से कितना ज्यादा प्रेशर लगा रहा है, वो चीज बताएगी कि बॉयंसी कितनी है। अगर एयर और लिक्विड बराबर प्रेशर लगा दे तो जीरो हो जाएगा। एयर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर, एयर के कंपेयर में कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लिक्विड लगाती है, ये बॉयंसी का कॉज है, बॉयंसी के लगने का रीजन है। इसकी वजह से बॉयंसी ऊपर लग रही। और एयर से कितना ज्यादा प्रेशर लिक्विड लगाता है, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो एच डी जी है, और वो एयर के प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा वो चीज। तो अब काफी लोगों ने, तुम लोगों ने आंसर दिया, वो सही आंसर है। लॉजिक पकड़ लो इसका, एक बार लॉजिक पकड़ लीजिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए जानते हो?
buoyancy will remain same. हाँ बिल्कुल सही। देखो अभी आपको बात समझ में आ रही कि buoyancy प्रेशर की वजह से नहीं है, प्रेशर में डिफरेंस की वजह से है। अगर एक बॉडी के चारों साइड बराबर प्रेशर हो, हर तरफ बराबर प्रेशर हो, तो उसमें buoyancy कितना लगेगा? 0. 0 हो गया, उसमें कोई buoyancy नहीं आएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं आ रहा उसमें। अच्छा एक और बात समझो, अगर मान लो समहाउ किसी रीजन की वजह से, ये सिर्फ मैं आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको किसी बॉक्स में लिया है ना, एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक बॉक्स में डाला, वहां पर लिक्विड है, पानी है उसमें, हाँ जी अन्य, वहां पर एक लिक्विड मान लेते, ठीक है। और हमने क्या किया, इस बॉक्स को लेकर के, ये जो बॉक्स है वो मान लो किसी वजह से एक्सेलरेट कर रहा है, ये किसी वजह से जो बॉक्स है ये एक्सेलरेट हो रहा है मान लो, ठीक है, एक्सेलरेट ये बॉक्स। तो अभी आप इस क्लास में तो नहीं पढ़ पाओगे, 9th क्लास में तो नहीं बताएंगे इसको, लेकिन हाँ 11th क्लास में आपको ये जरूर बताया जाएगा कि जब कोई बॉक्स एक्सेलरेट करता है ना, ठीक है, जब, हाँ आपको मैं थोड़ा सा कन्विंस कर सकता हूँ, एग्जैक्टली प्रूफ तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं कन्विंसिंग मोड में ये कह सकता हूँ कि जैसे अगर कोई कार एक्सेलरेट होती है या बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप अगर बैठे हो और अचानक से ड्राइवर ने एक्सेलरेट कर दिया, मतलब गाड़ी स्टार्ट कर दी और अचानक से गाड़ी चला दी, तो हम लोग की जो बॉडीज होती हैं वो किस तरफ मूव कर जाती है। अगर मान लो हम जिस बस में बैठे हैं, ट्रेन में, मतलब जिस साइड मोशन होता है उसके पीछे की तरफ हम लोग, हमारी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, मूव कर जाती है। क्या रीजन दे सकते हो, ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया। हाँ ठीक। तो इसका मतलब बैकवर्ड साइड फोर्स ज्यादा होगी ना, बैकवर्ड साइड में फोर्स आ गई आपके पास, तभी तो पीछे गए, ठीक है। तो मैंने कहा सिर्फ कन्विंस करेंगे यार, सिर्फ लॉजिक पूरा नहीं है, देखिए पूरा लॉजिक नहीं है। तो होगा क्या कि जैसे ही ये एक्सेलरेट करोगे ना, तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से कंपेयर करो, इस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी से कंपेयर करिएगा। ये ऑब्जेक्ट इस लिक्विड में किधर जाना चाहेगा बताओ? इस ऑब्जेक्ट को अपनी बॉडी बैकवर्ड्स। लेकिन बैकवर्ड जाने के लिए आपको ये जो लिक्विड है उसको प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पीछे यहाँ लिक्विड है ना, तो बिना, इसका मतलब अगर ये बॉडी पीछे जाना चाहेगी तो ये इस लिक्विड को बैकवर्ड प्रेस करेगी, ऑब्जेक्ट लिक्विड को बैकवर्ड प्रेस करेगा। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि हर एक फोर्स का एक्सीडेंट रिएक्शन होना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट बैकवर्ड जाना चाहेगा, यानी कि बैकवर्ड लिक्विड को प्रेस करेगा, तो उसका रिएक्शन ये होगा कि जो लिक्विड है ये इसको फॉरवर्ड पुश करेगी। रिएक्शन ये होगा कि ये लिक्विड इस ऑब्जेक्ट को पुश करेगी फॉरवर्ड, ठीक। और ऑब्जेक्ट के आगे जो लिक्विड है, ऑब्जेक्ट के राइट साइड पर जो लिक्विड है, ये इसको बैकवर्ड पुश करेगा। अब मैं एक और चीज आपसे कहूंगा, इस केस में अगर हम लिक्विड का प्रेशर ऑब्जेक्ट के फ्रंट साइड पर P1 कहते हैं और लिक्विड का प्रेशर ऑब्जेक्ट के रियर साइड पर यानी कि बैक साइड पर P2 कहते हो, ऑब्जेक्ट के फ्रंट साइड पर लिक्विड का प्रेशर P1 और ऑब्जेक्ट के बैक साइड यानी कि रियर साइड पर लिक्विड का प्रेशर P2, तो हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, बट अभी आप इतना समझ सकते हो कि ऑब्जेक्ट के बैक साइड का लिक्विड प्रेशर जो होगा वो फ्रंट साइड से ज्यादा होगा। और ये कन्विंस कैसे हो सकते हो आप कि क्योंकि जो ये कार है, ये कार फॉरवर्ड एक्सेलरेट होगी, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हम लोग अपनी बॉडी से कंपेयर करें तो ये ऑब्जेक्ट पीछे जाना चाहेगा, तो ये पीछे वाले लिक्विड को ज्यादा प्रेस करेंगे
तो पीछे वाले लिक्विड में प्रेशर ज्यादा होगा, फ्रंट वाले लिक्विड का प्रेशर कम होगा। ये इस तरीके से आप अपने लेवल पर इमेजिनेशन कर सकते हो कि प्रेशर P2 ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट के फ्रंट और ऑब्जेक्ट के बैक साइड में प्रेशर का डिफरेंस आ गया। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें प्रेशर डिफरेंस आ गया। इसकी रियर साइड पर प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर है लिक्विड की इधर, और फ्रंट साइड पर लो प्रेशर है। तो मैंने क्या कहा कि आपसे बॉयंसी जो होती है वो हमेशा हायर प्रेशर वाली साइड से लोअर प्रेशर वाली साइड की तरफ आएगी। यानी इस केस में हॉरिजॉन्टल बॉयंसी भी आएगी इस तरफ, यानी बॉयंसी का डायरेक्शन वर्टिकल नहीं रहेगा। इस केस में बॉयंसी का डायरेक्शन वर्टिकल नहीं होगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बॉयंसी की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ होती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। हम लोग एक्चुअली जो बात करते हैं वो स्टैटिक लिक्विड की बात करते हैं। स्टैटिक लिक्विड का मतलब वो लिक्विड कहीं पर स्टोर किया गया है, स्टोर्ड लिक्विड, वो रनिंग लिक्विड नहीं होता। ठीक है, बाल्टी के अंदर पानी भर दिया, वाटर टैंक में पानी भर दिया, तो वो स्टोर करते हैं कहीं पर। ऐसे केसेस में क्या होता है कि मान लो अगर हमारे पास एक बकेट टाइप की कोई चीज है, ठीक है, हमारे पास कोई एक बकेट जार टाइप की चीज है, गिलास टाइप की चीज है, और उसमें पानी को स्टोर किया, तो हमारा जो चैप्टर है ना, हम लोग का सिलेबस अलग है थोड़ा सा। हम लोग स्टैटिक लिक्विड यानी रुके हुए पानी की बात करते हैं, स्टेशनरी वाटर। और ऐसे वाटर में जब आप किसी लिक्विड को ऐसी जगह पर जब किसी ऑब्जेक्ट को आप डालते हो, स्टेशनरी लिक्विड में जब किसी ऑब्जेक्ट को डालते हो, तो हायर प्रेशर ऑब्जेक्ट के नीचे साइड पर मिलता है मुझे, और लो प्रेशर ऑब्जेक्ट के टॉप साइड पर मिलता है। तो बॉयंसी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ यानी ऊपर की साइड पर बॉयंसी काम करती है, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बॉयंसी का जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। स्टेशनरी लिक्विड में ये हमेशा अपवर्ड होगा, स्टेशनरी लिक्विड में हमेशा अपवर्ड होगा। लेकिन अगर लिक्विड स्टेशनरी नहीं है, किसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो सिचुएशन थोड़ी अलग है। तो बॉयंसी किसी और डायरेक्शन में भी लग सकता है। समझ गए? बट ये थोड़ा सा हायर लेवल कंसेप्ट है, क्लास 11th का कंसेप्ट है, तो इस पॉइंट को आप स्किप कर जाना, है ना। इस पॉइंट को यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट है तो आप किसी मतलब 11th की बुक में देख लेना। बट इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ लो कि प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ही बॉयंसी लगेगा, और जिस साइड प्रेशर ज्यादा है उस साइड से, और जिस साइड प्रेशर लो है उसकी तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाओगे तो वो होगी डायरेक्शन ऑफ बॉयंसी। उसको हम बॉयंसी का डायरेक्शन कहेंगे। सो दिस इज कॉज ऑफ बॉयंसी। इसमें एयर का प्रेशर मैटर नहीं करता, क्योंकि डिफरेंस चाहिए होता है मेरे को। एयर प्रेशर कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, एयर प्रेशर और लिक्विड प्रेशर में डिफरेंस कितना है ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आता है व्हाट इज द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज वैल्यू ऑफ द बॉयंसी। तो वैल्यू ऑफ बॉयंसी की जब बात की गई थी तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करेंगे। और क्या कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या कहती है, इनका क्या कहना है? ठीक है जी, इनका ये कहना है कि जो वैल्यू ऑफ बॉयंसी है, मतलब कि बी, और यू कैन से बॉयंसी इज इक्वल टू, buoyancy is equal to weight of liquid displaced by the object, weight of liquid displaced by the object। ये कहना है इनका, buoyancy is equal to the weight of liquid displaced by
द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूं। कहना क्या चाह रहे हैं, इस लाइन को भी समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं ये। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का ऑब्जेक्ट है, वो पार्शियली सबमर्ज है। ध्यान से देखना इस चीज को। मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम मैं एक एग्जांपल के फॉर्म में 10 मीटर क्यूब मानता हूं। टोटल वॉल्यूम इसका 10 मीटर क्यूब है, लेकिन इसमें से कुछ पोर्शन एयर में है और कुछ पोर्शन इसका पानी में है। तो कुछ पोर्शन एयर में भी है, इसका पोर्शन इन एयर है, और बाकी का पोर्शन इसका लिक्विड में है, पोर्शन इन द लिक्विड। तो ये सब अलग अलग वॉल्यूम के होंगे। तो इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो लिक्विड वाला पोर्शन है, मतलब जितना पार्ट लिक्विड के अंदर है, सपोज करो ये 6 मीटर क्यूब है, और जितना पार्ट एयर में है, लेट्स से इट इज 4 मीटर क्यूब, बिकॉज टोटल 10 मीटर क्यूब है। तो उसमें से 6 मीटर क्यूब का वॉल्यूम पानी के अंदर है और 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम एयर के अंदर है। और ये जो लिक्विड है इसकी अपनी एक डेंसिटी होगी, लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी होगी। मान लेते हैं कि ये डेंसिटी जो लिक्विड है वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। तो अब अगर कोई कहे कि बॉयंसी कितना लग रहा होगा, इस क्वेश्चन में बॉयंसी की क्या वैल्यू बनेगी, हाउ मच विल बी द बॉयंसी इन दिस क्वेश्चन एंड इन विच डायरेक्शन। तो डायरेक्शन ऑफ बॉयंसी हमारे लिए यानी क्लास 9th के लेवल पर तो आप सिर्फ एक स्टेटमेंट हमेशा फॉलो करोगे, तो बॉयंसी हमेशा ऊपर होगी क्लास 9th के लेवल पर, क्योंकि आप स्टैटिक लिक्विड का ही सिलेबस पढ़ोगे। तो आप रनिंग लिक्विड का सिलेबस में नहीं है आपके, तो बॉयंसी इज अपवर्ड। अब आप आइए आर्किमिडीज प्रिंसिपल से कि कोई अगर पूछे कि बॉयंसी की वैल्यू क्या होगी, हाउ मच विल बी द बॉयंट फोर्स, इसकी वैल्यू बताओ। तो वैल्यू बताने के लिए इक्वल किसके, वेट। अब वेट हम कैसे निकालते हैं, तो वेट निकालने के लिए आपको मास चाहिए और उसमें जी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मास किस चीज का लोगे आप, यहाँ पर किसका मास लेना है, तो उसके लिए आर्किमिडीज कहते हैं कि वेट ऑफ लिक्विड, सॉलिड नहीं, लिक्विड। Weight of liquid displaced. वेदिका बॉडी का नहीं चाहिए। आर्किमिडीज के स्टेटमेंट का ध्यान सुनो, उसमें एक एक वर्ड उन्होंने कहा है। यू हैव टू कंसिडर द वेट ऑफ लिक्विड नॉट द बॉडी। तो जो फिगर तुम्हारे सामने है, इस फिगर के हिसाब से कितना वॉल्यूम ऐसा है जो लिक्विड का था लेकिन अब वहां पर सॉलिड ने ऑक्यूपाई कर रखा है। मतलब लिक्विड के अंदर कितना वॉल्यूम सॉलिड का है, सर 6 मीटर क्यूब। 6 meter हाँ बिल्कुल। तो 6 मीटर क्यूब आप कहोगे, इसका मतलब जानते हो क्या कि 6 मीटर क्यूब की जो वॉल्यूम है उसका वेट निकालना पड़ेगा। और मास निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम कौन से वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम जो सबमर्ज है यानी कि जो लिक्विड में है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डेंसिटी हमेशा लिक्विड की होनी चाहिए इनटू जी। यानी इस क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि बॉयंसी कितना होगा, तो 6 मीटर क्यूब तो हो गया वॉल्यूम। डेंसिटी इस लिक्विड का लो, वो है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, लिक्विड की डेंसिटी। ऑलवेज रिमेंबर दिस डेंसिटी किसकी, ऑफ लिक्विड। यहीं पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और ग्रेविटी जी को अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लेता हूं, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद, है ना, ये सब कुछ यूनिट वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा। और आपको ये सब कुछ अगर आप कैलकुलेट 48,000 तो 48,000 न्यूटन का बॉयंसी, न्यूटन उसकी यूनिट हो गई, 48,000 न्यूटन का बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ इस बॉडी के ऊपर लग रहा होगा। ठीक है, और एक दो एग्जांपल देते हैं, फिर आपको वो भी कंसेप्ट बताते हैं, सिंक करने वाला कंसेप्ट, बॉडीज डूबती क्यों है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो हमने एक बॉडी लिया, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट को,
हमने एक बॉडी लिया जिसका टोटल वॉल्यूम इस बॉडी का फिर से 10 मीटर क्यूब है। हमने क्या किया, इस बॉडी को उठाया और थोड़ा सा लिक्विड में डाल दिया, और लिक्विड भी क्या है, वाटर, उसकी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस वाटर के ऊपर एक लेयर ऑफ ऑयल है, मतलब एक, हम सबको पता है कि जो ऑयल होता है केरोसिन ऑयल है ना, केरोसिन ऑयल जो होता है वो वाटर से हल्का होता है। केरोसिन का जो ऑयल होता है ना, केरोसिन ऑयल जानते हो किसको बोलते हो? केरोसिन ऑयल कौन सा होता है पता है? मिट्टी का तेल। सर मिट्टी का तेल, हाँ, तो कभी देखा है उसको? मिट्टी का तेल बड़ा अजीब सा बदबू करता है वो। ब्लू कलर का Yes. होता है सर। ब्लू कलर बहुत- बॉनफायर के टाइम पे जब सर्दियां होती सर बॉनफायर के लिए यूज होता हाँ, है। तो हल्का होता है ना, पानी से हल्का होता है वो, बहुत पतला होता है, यस सर। तो वो हमेशा ऊपर फ्लोट करता है, पानी के ऊपर रहता है वो। ठीक है, तो लेयर ऑफ ऑयल ऊपर है, और उसके बाद इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपकी एटमॉस्फेयर की एयर है। 3। अब हम ये मानते हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो लिक्विड के अंदर वाला स्पेस है ना, जो स्पेस लिक्विड के अंदर है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, द स्पेस इनसाइड लिक्विड, मतलब ये वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम पानी के अंदर डूबा है, ये हम मान के चल रहे हैं कि कुछ 5 मीटर क्यूब है, रैंडमली मान रहे हैं 5 मीटर क्यूब पानी के अंदर है आप। ठीक है, और ये मानते हैं कि जो ऑयल है उसके अंदर का पोर्शन, द पोर्शन इन द ऑयल है ना, कितना पोर्शन ऑयल में है, तो ये मान के चलते हैं कि ये कुछ 2 मीटर क्यूब है। इसका मतलब बाकी का 3 मीटर क्यूब जो है वो एयर में है। तो अब अगर पूछे कि इस क्वेश्चन में हाउ मच इज बॉयंट फोर्स, व्हाट इज कैपिटल बी, मतलब बॉयंसी कितना है इसमें, तो इसका 70,000। हाँ, देखो इसका सोल्यूशन क्या लाओगे, इसी टाइप की सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमको आर्किमिडीज, 70,000 सुनिए बच्चा, इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आर्किमिडीज की स्टेटमेंट आपको यूज करनी है। हमें अपना कोई लॉजिक नहीं लगाना है, आर्किमिडीज ने ये सारी चीजें अपने लेवल पर, अपने टाइम पर रिसर्च की, और हमें उसका एक कंक्लूजन बता दिया कि ये काम करना है आपको। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूँ, ये जो ऑयल है इसकी भी एक डेंसिटी होगी, तो ऑयल की डेंसिटी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूं पहले, डेंसिटी ऑफ ऑयल जो कि वाटर से कम होगी, तो ये हो गया मान लो 700 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसीलिए जो लाइट लिक्विड होता है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ आता है। तो अब इसमें जब आप बॉयंसी कैलकुलेट करोगे ना आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से, तो आर्किमिडीज ने कहा था कि बॉयंसी इज इक्वल टू 64,000 Newton. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब इस लाइन को ही नहीं समझते ना हम लोग यार, जानते हो इस लाइन को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है हमें। अगर मैं इस लाइन को कायदे से समझ जाऊंगा तो मुझे कभी बॉयंसी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये बताओ हमने कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है ना? 7 मीटर। तो 7 मीटर क्यूब। लेकिन वो 7 मीटर क्यूब को तो बाइफरकेट तो करो, जो लिक्विड तुमने डिस्प्लेस किया है उसमें 5 मीटर क्यूब तो वाटर है, और प्लस 2 मीटर क्यूब ऑयल। 2 मीटर क्यूब तो ऑयल है ना, वो अलग लिक्विड है। Yes. तो इनको अलग अलग करना पड़ेगा तुम्हें, यानी कि पहले 5 मीटर क्यूब वाटर का वेट निकालते हैं, और वेट कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। वेट निकालने का जो फॉर्मूला यूज करोगे वो है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये फॉर्मूला वॉल्यूम डेंसिटी इंटू जी। तो पहले 5 मीटर क्यूब वाटर, तो वॉल्यूम हो गया 5। यहाँ पर कौन सी डेंसिटी से यूज करेंगे हम, वाटर कितना है वो 1000 1000, फिर जी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 प्लस, अब 50,000 इसके आगे 2 मीटर क्यूब, तो नाउ द वॉल्यूम इज 2 मीटर क्यूब। यहाँ पर डेंसिटी ऑयल का लगाओगे 700 और 700 इंटू जी। अब ये टोटल वैल्यू कितनी बनेगी सोच के देखो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल वैल्यू 64,000 Newton. 64,000 64,000 न्यूटन यहाँ का आंसर है कि ये इस क्वेश्चन में बॉयंसी है। ये आर्किमिडीज की स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हमें अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं
देखो 3 स्टेप में मैं अपने इस टॉपिक को ना 3 स्टेप में लेके चलता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, व्हाट इज बॉयंसी, तो उसका आंसर है इट इज द अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाई इज द बॉयंसी, व्हाट इज बॉयंसी, व्हाई इज द बॉयंसी, उसका रीजन, तो बॉयंसी इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। तो व्हाट हो गया, व्हाई हो गया। हाउ मच इज द बॉयंसी, समझ पा रहे हो आप 3 स्टेप। व्हाट इज बॉयंसी, so it is the upward force on the object. Why it is there, due to pressure difference. How much it is, Archimedes principle. Got clear हो गया आपको 3 स्टेप? Yes, sir. कोई Yes, डाउट है अभी? sir. देख लो, बताओ 3 स्टेप्स हैं। No, sir. No, ये sir. है क्या, क्या, क्यों और कितना। क्या, क्यों, कितना, मतलब व्हाट, व्हाई, हाउ मच। थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन एग्जाम्पल आज कर लेते हैं, अब आपका ये चैप्टर भी हो जाएगा। अब मान लो कहीं पर जो बॉडी है ना, कहीं पर कोई एक बॉडी है वो फुल्ली सबमर्ज्ड है, पूरी तरीके से डूब गई, टोटल 10 मीटर क्यूब की बॉडी है और वो पूरी तरीके से सबमर्ज है, मतलब अब उसके चारों तरफ पानी है, ऑल साइड लिक्विड है, और इस लिक्विड की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि पानी हो गया ये। तो अब आपसे कोई पूछे कि बॉयंसी कितना होगा इसमें, सर 1 लाख न्यूटन। 1 lakh 1 lakh Newton. Newton. और बॉयंसी ऊपर की तरफ होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 बॉयंसी lakh समझ गए अब आप 1 देखो, लाख न्यूटन towards the upper side. Upwards. अपवर्ड, यानी कि Lakh बॉयंसी, Newton upwards. 1 lakh Newton upwards. ओके। 10 मीटर क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी क्या लिखी 1000, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल चल रहा है, और इनटू जी है ना, VDG, ये हो गया 10 इंटू 1000 इंटू 10, इतने न्यूटन, 1 लाख के आसपास आ गया ना, इतना न्यूटन। सो क्या बॉयंसी में बॉडी की डेंसिटी कोई यूज होगी कभी, बताओ। बॉयंसी कैलकुलेट करने के लिए No, क्या sir. आपने No, बॉडी No, sir. हाँ, इसमें लिक्विड का No, डेंसिटी sir. चाहिए। बॉयंसी लिक्विड की डेंसिटी से डिसाइड होता है, बॉडी की डेंसिटी से डिसाइड नहीं होता। तो फिर बॉडी की डेंसिटी से क्या डिसाइड होता है, ठीक है ना, बॉडी की डेंसिटी से भी तो कुछ डिसाइड होगा। उस बॉडी का वेट, mass. मास, वेट, Apparent weight. एपरेंट वेट कह दो, एपरेंट वेट कह सर दो। डेंसिटी से मास आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अब चलिए तो हम आपको समझाते हैं कंसेप्ट। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना, चलो No, sir. आगे चलते हैं फिर। तो आपने ये देखा एग्जांपल्स में, पार्शियली सबमर्ज्ड और फुल्ली सबमर्ज्ड। ये जो एग्जांपल मैंने अभी आपके सामने पुट किया है, ये फुल सबमर्ज है, पूरा पानी में है, कोई दिक्कत नहीं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल दोनों जगह काम करता है, फुल सबमर्ज में भी और पार्शियल सबमर्ज में भी, ये दोनों जगह काम करता है, ठीक है, एप्लीकेबल इन बोथ केसेस। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। अगला कंसेप्ट क्या है जानते हो? तो मैंने आपको देखो बॉयंसी के कितने सारे स्टेप हैं, क्या क्या स्टेप समझाया आपको। देखो बॉयंसी में सबसे पहले क्या है ये, व्हाट, क्लियर हो गया। क्यों, ये भी क्लियर हो गया। हाउ मच, मतलब उसकी वैल्यू, ये भी क्लियर कर दिया आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। नाउ इसका इफेक्ट क्या क्या होता है, ठीक है ना। क्या है बॉयंसी, समझ आता है। क्यों है बॉयंसी, समझ में आ गया। कितना है, ये भी समझ आ गया। अब इससे असर क्या पड़ेगा, बॉयंसी का इफेक्ट क्या होगा। तो नंबर वन सुनिएगा, बॉयंसी का सबसे बड़ा इफेक्ट एक बॉडी की वेट में, जिसको हम कहते हैं एपरेंट वेट। एपरेंट वेट, अब क्या होता है यार, ये बॉयंसी का सबसे बड़ा इफेक्ट है एपरेंट वेट।
देखिए, हम लोग किसी बॉडी का वेट मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि कोई बॉडी कितनी भारी है? आप बताओ, आप दुकान पे जाते हो तो आप कोई सामान खरीदते हो तो वो आपको कैसे बीम पता? बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस। हाँ, जैसे नॉर्मली आजकल तो बीम बैलेंस अब बहुत कम हो गया है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आजकल एक टॉप एंड बैलेंस। कौन सा? ये आजकल, टॉप एंड बैलेंस। हाँ हाँ, मतलब वो डिजिटल बैलेंस यूज होता है ना आजकल। तो Yes, नहीं sir. देखते हो कि एक डिजिटल मशीन टाइप की होती है, उसको रख दिया और डिस्प्ले हो गया। सर वो Yes, छोटी वाले से वही छोटी use क्वांटिटी नाप लेती है, चाहे हवा का प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता है वो फ्लक्चुएट करने लग जाता है। हाँ बिल्कुल, डिजिटल है ना तो वो एक्यूरेसी ज्यादा होती है इसमें। बट मेरा पॉइंट Yes, समझो sir. क्या है कि मशीन चाहिए ना, किसी बॉडी का वेट नापने के लिए मशीन है। आपको अपनी ही बॉडी का वेट नापना होगा तो आप वेइंग मशीन पे खड़े होगे ना, जाकर के वेइंग मशीन पे खड़े हो जाओगे, आपको मालूम चल जाएगा आप Yes. कितने किलोग्राम के हो। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर देखो। अच्छा, इसके अलावा एक तरीका और होता है, एक होता है स्प्रिंग बैलेंस। वेट नापने के कई सारे इंस्ट्रूमेंट है, एक स्प्रिंग बैलेंस भी है। पता है तुमको स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है? मैंने आपको पहले Yes. समझाया था। वो तराजू। सर बनाया है। नहीं, तराजू तो है, वो स्प्रिंग बैलेंस सिलेंडर वाला जो होते हैं ना, घर पे जो आते हैं सिलेंडर वाले, वो लेके आते हैं। अगर गैस सिलेंडर घर पे कभी आपने देखा हो, कोई डिलीवरी करके आया हो। या सर कोई क्वांटिटी sir. में, कोई होलसेल में कोई क्वांटिटी में कोई चीज ले रहे हूँ, वो भी एक छोटा सा रखते हैं स्प्रिंग वाला। हाँ yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. अब सुनिएगा हमने क्या किया। हमने अपना कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ। मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो कुछ मान लेते हैं कि वो 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। और ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का है, 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम का। और इसको हम लोगों ने सस्पेंड किया है, लटका दिया। तो लटकाया किससे? किसी स्प्रिंग से, है ना। तो स्प्रिंग क्या होती है? वेट को मेजर करने का एक डिवाइस है, उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। अब हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को उठा करके इसके नीचे एक पानी का जार लगा दिया। तो पहले तो आप ये बताओ, अभी फिलहाल तो ये बताओ कि स्प्रिंग बैलेंस में इस समय कितनी रीडिंग आएगी। स्प्रिंग बैलेंस जिन्होंने नहीं देखा है वो ये मान ले। सर 0। नहीं नहीं बच्चा, ये वो नहीं है, ये उस कंसेप्ट से कंपेयर कर लो। आप ना, एक ऐसा ही आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था बहुत पहले, कि एक मैं वो आर्टिकल याद दिलाता हूँ तुम्हें क्या है, कि एक स्ट्रिंग लो, है ना, और स्ट्रिंग के नीचे एक ब्लॉक लगा दो। तो टेंशन फोर्स कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल दिया था मैंने, बहुत पहले एक लेक्चर हुआ था। Yes, sir. तो इसमें Yes, sir. हाँ जी, बताओ क्या होगा अगर कोई कहे कि एक बॉडी m मास की है तो स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितना आता है इसमें? क्या कहते हो, टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? वो तो बोले, इसमें ये नहीं था, याद करो कि एक ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करती है mg से, और स्ट्रिंग ऊपर पुल करती है t से। तो इस t और mg में क्या रिलेशन बना था उस टाइम पर? बोलो, भूल गए आप लोग? T equals to mg. Sir, T is equal to mg. mg। T is equals to mg. तो भूल गए, इसका मतलब आप लोग याद नहीं आ रहा है। तो यही कंसेप्ट लगाओ ना यार। एक्चुअली क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ना, आप याद करिए स्प्रिंग का काम क्या होता है। स्प्रिंग में हम लोग बॉडी को पुल भी कर सकते हैं और बॉडी को पुश भी कर सकते हैं। तो ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी। देखिए, जो पुल बाय ग्रेविटी है, पुल बाय ग्रेविटी वो हम mg के बराबर करते हैं, और जो स्प्रिंग है वो इसको ऊपर की तरफ पुल करेगी, पुल बाय स्प्रिंग, और ये बराबर हो जाएंगे। अगर ये बॉडी रेस्ट पे है, ना तो ये ऊपर जा रही है ना तो ये नीचे आ रही है ना, तो फिर दोनों तरफ से पुल बराबर होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। और जो पुल सर बाय, रीडिंग 6000 आएगी। हाँ, और जो पुल बाय स्प्रिंग है ना बच्चा, इसी को रीडिंग कहते हैं। पुल बाय स्प्रिंग को ही रीडिंग कहते हो। तो अगर ये बॉडी
कभी भी आपने किसी भी बैलेंस में आपने नोटिस नहीं करा है कि किसी भी बैलेंस में रीडिंग कब ली जाती है? जब सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है तब रीडिंग लेते हो, या जब वो यस सर, मूव करते हैं तब यस रीडिंग सर। लेते हो? रीडिंग कब नोट की सर जब जाती है? स्टेबल हो जाता है, एक्यूरेसी से स्टेबल में आती है। मतलब सब कुछ रुक जाए ना। Yes, sir. यस सर, ताकि एक्यूरेसी हो हाँ, वेट में। तो इसका मतलब अगर हम इसका वेट मेजर कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट फाइनली रुक जाएगा, फाइनली ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। तो और न्यूटन लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी स्टे कर गई है, स्टॉप हो चुकी है, तो उसके ऊपर सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ये न्यूटन लॉ है। तो जितना पुल यस सर, जितना पुल ग्रेविटी का डाउन साइड पर है उतना ही पुल स्प्रिंग का ऊपर होना चाहिए। अब mg को कैसे निकालोगे? तो m इंटू जी निकालने के लिए क्या करेंगे? मास को निकालने का तरीका क्या होता है? अगर हमें वॉल्यूम के हिसाब से देखना हो, अगर मुझे वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। हाँ, तो वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है, डेंसिटी The answer 60,000 है। 60,000 है, शाबाश। यस सर 60,000 न्यूटन। यस सर। तो यही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग आएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी। अब हम क्या करते हैं, उसी ऑब्जेक्ट को, जो ये ऑब्जेक्ट अभी था हमारे पास, सेम ऑब्जेक्ट, सुनिएगा अब हम क्या करने जा रहे हैं। सेम ऑब्जेक्ट को हम लोग सस्पेंड करेंगे अपने, मतलब कहीं से लटका देंगे। ठीक है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको स्प्रिंग ही बना देता हूँ, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से ना पिक्चर को समझ पाओगे। एक स्प्रिंग टाइप है, ठीक है, और इससे कोई एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको सस्पेंड किया। थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बनेगा लेकिन समझ आ जाएगा तुम्हें। और फिर हमने क्या किया, इसके चारों तरफ इसको पूरा पानी में डुबो दिया। मतलब एक जार लाए, एक जार बीकर, उसमें पानी भरा और इसके नीचे पूरा कर दिया, डुबो दिया इसको पूरा फुल्ली। और जिस लिक्विड में इसको लेके गए, उस लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी है 1000 नहीं, उस लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी है, ठीक है, और वो डेंसिटी है 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बॉडी वही है, अभी भी आपका वो बॉडी 10 मीटर क्यूब वाला ही है, और जो बॉडी है उसकी डेंसिटी 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बॉडी की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग है। तो अब इस बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? अब ये बॉडी लिक्विड के अंदर आ गया, तो अब इस बॉडी पर फोर्सेस कौन से लगेंगे? सुनिएगा, सबसे पहले इसको डाउनवर्ड ग्रेविटी पुल करेगी। कितना फोर्स होगा? वो जो ग्रेविटी इसको डाउनवर्ड पुल करेगी, वो फोर्स कितना होगा? मास इनटू ग्रेविटी। चलो, तो किसका मास लेंगे यहाँ पर? 60,000 न्यूटन। ऑब्जेक्ट 60,000 न्यूटन। पुल बाय ग्रेविटी में आप m इंटू जी तो करोगे, लेकिन इसमें किसका मास? देखो m इंटू जी करोगे और मास 60,000 न्यूटन। हाँ, मास 60,000 न्यूटन। न्यूटन। 60,000 न्यूटन। लेकिन इस ग्रेविटी के पुल के अलावा एक और चीज क्या होगी? अब आप बॉयंसी की डेफिनेशन पे, 60,000। हाँ, ये तो 60,000, सॉरी, अच्छा एक जीरो कम हो गया, 60,000 होगा। हाँ सॉरी, एक जीरो रह गया इसमें। ठीक, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब आइए, व्हाट इज बॉयंसी? तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लिक्विड में सबमर्ज है, चाहे वो पार्शियल सबमर्ज हो चाहे वो फुल्ली सबमर्ज हो, बट डूबा है, पानी में है, किसी लिक्विड में है, तो लिक्विड उस बॉडी के ऊपर एक बॉयंसी लगाएगा, फोर्स, एक बॉयंट फोर्स इस बॉडी पर लगेगा ऊपर की तरफ। जिसका रीजन क्या है? बॉयंट फोर्स लगने का रीजन मैं बता चुका हूं, प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस बॉडी के ऊपर एक बॉयंसी लगेगी, जिसकी कैलकुलेशन आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के हिसाब से होगी। और 40,000 हाँ, 40,000 न्यूटन। आर्किमिडीज इसको वीडीजी कहते हैं, लेकिन आर्किमिडीज कहते हैं कि यहाँ पर जो डेंसिटी यूज करना है तुमको, बॉयंसी के कैलकुलेशन में जो डेंसिटी यूज होगी, वो बॉडी की डेंसिटी नहीं होगी। किसकी डेंसिटी होगी बॉयंसी कैलकुलेट करने में? लिक्विड 400 लिक्विड की इंटू जी 10। समझे? और यस सर। और जो स्प्रिंग है ये ऊपर की तरफ पुल करेगा। स्प्रिंग का भी पुल होगा, ऐसा नहीं है स्प्रिंग छोड़ेगा नहीं कुछ, स्प्रिंग भी तो ऊपर खींच रहा है ना इसको।
तो स्प्रिंग ऊपर पुल कर रहा है। सर उसका रिजल्टेंट फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, तो अब जो अरे शाबाश, अब ये जो बॉटम साइड देखो, बॉटम साइड पर ग्रेविटी की फोर्स और बॉयंसी की फोर्स एक दूसरे के जारी दुश्मन यानी अपोजिट। तो इनका नेट कितना हुआ, इनका नेट क्या बनेगा? 20,000 20,000 Newton. 20,000 1000 न्यूटन। 20,000 Newton. इसी को अपरेंट वेट कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड Yes, sir. अपरेंट वेट। यानी बॉडी हल्की लगती है, पानी में कोई भी चीज हल्की लगती है हमें। हवा में कोई चीज भारी होती है, लेकिन वही चीज को जब पानी में देखा जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि वो थोड़ी सी लाइट फील हो चुकी है, हल्का लगता है। Yes, sir. क्यों? बॉयंसी की वजह से। ऑब्जेक्ट तो लाइटर। सर मतलब हम अगर अपना वेट लैंड पे नापे और अपना वेट अगर हम पानी में खड़े होके नापे तो सर हमको अलग। पानी में अपना वेट कम लगेगा। बिल्कुल अलग आएगा। सर वो भी जब हम फ्लोट कर रहे होंगे, अगर सीधे बिल्कुल। खड़े होंगे तो सर चाहे लैंड जैसे खड़े हो, बॉयंसी लग रहा है ना आपके ऊपर। इसीलिए कहा जाता है कि एक बॉडी का जो वेट है ना, देखिए इसीलिए क्या कहा जाता है कि एक बॉडी का मास और वेट में फर्क है। एक बॉडी का मास दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी कंडीशन में आप चले जाओ, आपका मास नहीं बदलता, लेकिन आपके बॉडी का वेट सिचुएशन के हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से, आपकी सराउंडिंग के हिसाब से, कई सारे फैक्टर्स की वजह से आपका वेट डिसाइड होता है। सो इसीलिए वेट को मतलब कहते नहीं हो कि दूसरी प्लैनेट्स पर हमारा वेट ज्यादा होगा या कम होगा, एयर में हमारा वेट अलग है, लिक्विड में हमारा वेट अलग है, लेकिन आप कहीं Yes, sir. आपकी बॉडी का मास दुनिया में हर जगह एक ही है। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक हमारा कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं हुआ है जो हमारी बॉडी का एक्चुअल मास बता पाए। हम लोग वेट बताते हैं अपना कि हम इतने वेट के सर हैं। अगर हम ग्रेविटी से डिवाइड कर दे तो सर हमारा एक्चुअल मास आ जाएगा। मास कभी नहीं आ सकता आपका, क्योंकि आप रियल वेट कभी कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। रियल वेट मेजर कैसे करोगे? सर वेइंग मशीन। तो आप हवा में नहीं हो, हवा की बॉयंसी होगी। सर स्पेस में करेंगे तो 0 हो जाएगा हमारा वेट, तो स्पेस में अभी पानी में तक करेंगे तब भी कम हो अरे जाएगा, भाई एयर की प्रेशर पड़ेगा। प्रैक्टिकल बात करो। अपना वेट नापने के लिए स्पेस में जाओगे? नहीं सर। ये पता लगाने के लिए कि हम कितने किलोग्राम के हैं, पहले हम सर हमारा स्पेस। वेट तो फिर वेरी होता रहता है हर बार। तो वेट एक्चुअल में मेजर नहीं, मतलब सर एक्यूरेटली कभी वैक्यूम चेम्बर में नहीं कर सकते हैं? तो वैक्यूम में जाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, सांस कैसे लेंगे? यस सर ये भी बात है। ब्रीथ कैसे करोगे? नहीं सर अगर वैक्यूम चेम्बर हमारे गले तक ही हो, केवल हम ऊपर सांस ले रहे हूँ। भाई तो बनाओ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, बनाओ तो पहले। सर प्रॉब्लम है। इतना पता है कि जब निकलेंगे वहां से सर एकदम सिकुड़े हुए होंगे। हाँ, इसलिए चलो उस पॉइंट की तरफ आने। ठीक है, ये चैलेंजेस हैं कुछ साइंस में। साइंस हर चीज का आंसर नहीं दे सकता ना। एनीवे, तो ये आप समझो कि अपरेंट वेट क्या है ना, ये कंसेप्ट समझ में आया। तो ये जो इसको कंक्लूड करें वरना रह जाएगा टॉपिक आप। ये जो 60,000 न्यूटन आप कह रहे हो ना, इसको हम कहते हैं कि ये रियल वेट है। जो ग्रेविटी का पुल है उसको कहा जाता है कि ये रियल वेट है। और ग्रेविटी के पुल में से जब आप बॉयंसी आप लेस कर देते हो, ग्रेविटी के पुल में से बॉयंसी को जब माइनस कर दोगे तो वो कहलाता है अपरेंट वेट। हम एक काम करते हैं, इसको जल्दी से सिंबल्स के फॉर्म में लाते हैं कि एक बॉडी का रियल वेट किसको कहा जाता है और अपरेंट वेट किसको कहा जाता है। रियल वेट का मतलब आइडियल कंडीशंस में, रियल वेट का मतलब आइडियल कंडीशन में वेट इन वैक्यूम होना चाहिए, जो ऐसा कि आप सजेस्ट कर रहे हो। और अपरेंट वेट का मतलब हुआ उस बॉडी का वेट जब वो किसी लिक्विड में है, वेट इन लिक्विड। तो होता क्या है कि जब आप वैक्यूम के साइड हो और मान लो कोई मास m है, एक बॉडी है जिसका मास m है, तो व्हाट इज रियल वेट? कोई पूछे कि रियल वेट किसको बोला जाए फिर? तो रियल वेट इज द पुल बाय ग्रेविटी इन वैक्यूम। ये अलग बात है कि वैक्यूम जनरेट कभी नहीं हो सकता,
ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वैक्यूम को जनरेट कर पाना, बट बाय डेफिनेशन रियल वेट पुल बाय द ग्रेविटी है। और ये कैसे डिसाइड होगा पुल बाय ग्रेविटी? तो इसको आप m इंटू जी कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। लेकिन ये जो डेंसिटी है ये यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी है। जब आप वेट डिफाइन करने की बात कर रहे हो तो बॉडी का डेंसिटी यूज करना है। एपरेंट वेट क्या है? एपरेंट वेट वही ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, उसको जब आप लिक्विड के अंदर लेके गए, उसको पानी में लेके गए या किसी और लिक्विड में, ऑयल में लेके गए, मिल्क में लेके गए, किसी भी लिक्विड में लेके गए, तो अब उस ऑब्जेक्ट पर दो दो फोर्सेस काम कर रही है। अब उस ऑब्जेक्ट पर कौन कौन सी दो फोर्सेस काम कर रही हैं? एक ग्रेविटेशनल पुल हमेशा नीचे की तरफ, दूसरा जो लिक्विड है वो बॉयंसी लगाने लगा। जो ग्रेविटेशनल पुल है, पुल बाय ग्रेविटी, वो तो अभी भी जितना पहले लग रहा था उतना ही लगेगा। पुल बाय ग्रेविटी इज स्टिल m इंटू जी, विच इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये अभी भी उतना ही है। इसके साथ में एड ऑन हो गया, वो बॉयंसी लगने लगा ऊपर की तरफ, जो आर्किमिडीज के हिसाब से इस बॉडी का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, लेकिन अब डेंसिटी लिक्विड की हो जाएगी, लिक्विड की हो जाएगी आर्किमिडीज के हिसाब से, इनटू जी। और इनका जब डिफरेंस लिया जाएगा, ग्रेविटी की पुल का और बॉयंसी का डिफरेंस जब लोगे आप, तो वो डिफरेंस कहलाएगा एपरेंट वेट। डिफरेंस कैसे लेंगे? तो बड़ी ऑब्वियस है कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी माइनस बॉयंसी, विच इज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एपरेंट वेट। क्लियर है? रियल वेट, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, बहुत अच्छा है। अब एक पॉइंट हमको यहाँ पर एक पॉइंट और समझना है कि जो रियल वेट और ये जो हमने समझा है, इसका एक कंक्लूजन पॉइंट पे आते हैं। तो इसका मतलब कहाँ पर बॉडी का वेट ज्यादा होगा, वैक्यूम में या लिक्विड में? आप बताओ, कहाँ पर वेट बॉडी का ज्यादा है? वैक्यूम वैक्यूम Vacuum. ओके, तो अब ये बताना है आपको कि लिक्विड में जाने पर डिफरेंस इन वेट कितना है। मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन रियल वेट एंड द एपरेंट वेट, सॉरी डिफरेंस नहीं, मैं एक और चेंज करता हूँ। मेरे को ये बताओ, अगर कोई ये पूछे कि एपरेंट वेट और रियल वेट का रेशियो कितना बनेगा, जो एपरेंट वेट है वो डिवाइडेड बाय रियल वेट, क्या बना है? ये रेशियो निकाले अगर कि एपरेंट वेट और रियल वेट के बीच में रेशियो कितना बनेगा, कितनी वैल्यू बनेगी जब इनको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो रिजल्ट सामने है तुम्हारे, रिजल्ट सामने है, देखो क्या बनेगा। एपरेंट वेट क्या है? ये चीज जो रेड कलर Oh, से लिखी। volume density. तो जब इसको रखेंगे ना, तो एक चीज नोटिस करना है, एक स्टेप मैं डायरेक्ट करूंगा। एपरेंट वेट के एक्सप्रेशन में वॉल्यूम और ग्रेविटी कॉमन पैरामीटर है, तो V और G कॉमन हो जाएंगे, और फिर आपके पास रहेगा डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। dB का मतलब बॉडी की डेंसिटी और dL का मतलब लिक्विड की डेंसिटी। समझ आया ये स्टेप, न्यूमरेटर वाला पोर्शन? Yes, Yes, sir. sir. और डिवाइडेड बाय दिस Yes, रियल, sir. डिवाइडेड बाय रियल वेट, VDG। सो V डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू G। dB minus dl upon g बनेगा सर। शाबाश। तो ये V नहीं, G कैंसिल हो जाएगा। dB minus dl upon dP. हाँ, ये डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी।
Yes. जिसको कि आप फर्दर चाहो तो 1 Yes, माइनस sir. 1 माइनस DL अपॉन DB। हाँ, ये बस ये सीधा सा कंसेप्ट है। दिस इज AW मतलब एपरेंट वेट अपॉन RW मतलब रियल वेट। एपरेंट वेट अपॉन रियल वेट बराबर ये, एपरेंट वेट अपॉन रियल वेट बराबर इतना। Yes, sir. तो इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन देखो कि अगर कोई पूछे कि अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन ए लिक्विड, अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, अ बॉडी ऑफ उसका वेट दिया है, अ बॉडी ऑफ रियल वेट, अ बॉडी ऑफ रियल वेट 60 न्यूटन इज सबमर्ज्ड in a liquid of density 400 kilogram per meter cube and density of body is, straight forward question आएगा आपके लिए, density of body is 500 kilogram per meter cube, find the apparent weight। The body is fully submerged. हाँ, ये फुल्ली सबमर्ज होगा, जो एपरेंट वेट है ना फुल्ली सबमर्ज वाला होगा। इज मैं ऐड कर दे रहा हूँ क्वेश्चन में, इट इज फुल्ली सबमर्ज। द बॉडी इज फुल्ली सबमर्ज इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 400 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और उस बॉडी का रियल वेट दे रखा है आपको कि 60 न्यूटन का उसका रियल वेट है, तो उसका एपरेंट वेट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप इस रिजल्ट को यूज करोगे फॉर सच क्वेश्चंस। ये जो रिजल्ट यहाँ पर है कि एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय रियल वेट इक्वल्स टू ये चीज, इस कंसेप्ट को यूज करो। सर 12 न्यूटन। Sir, 12 Newton. हाँ, सर तो अब हम देखो, अब हम इसको यूज करते हैं। कैसे होगा, एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय द रियल वेट 60 न्यूटन इक्वल्स टू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड, विच मीन्स 1 माइनस बॉडी की डेंसिटी 500 और लिक्विड की डेंसिटी 400। ये कुछ अलग से नहीं आ रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया? सर DL by DB है। ओह सॉरी भाई, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है भाई, मैंने कहा माइनस में क्यों आंसर आ रहा है यार, ये गड़बड़ हो गया, ये चीज गड़बड़ है ना, ये रेशियो गड़बड़ हो गया। एक्चुअली क्या है, ऊपर DL है ना, ऊपर DL है, ठीक है, तो ये D ऑफ लिक्विड अपॉन D ऑफ बॉडी है, तो ऊपर 500 नहीं आएगा, ऊपर 400 आएगा और नीचे 500 आएगा। अब ठीक है, 400 अपॉन 500। तो इससे क्या फाइनल आंसर आ रहा है यार, फाइनल आंसर क्या बन रहा है, एपरेंट वेट क्या बन रहा है, सब 12 कैलकुलेशन। Newton. 12 Newton. Newton. 12 Newton. तो 60 न्यूटन की बॉडी 12 न्यूटन की रह गई जब वो पानी में चली गई, कितनी हल्की हो गई। समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, शाबाश। तो ठीक है, अब एक आध क्वेश्चन और देखेंगे बच्चा, थोड़ा सा बस, इसके बाद कंप्लीट कर देते हैं। तो आपको ये बॉयंसी का समझ में आ गया कि बॉयंसी क्या होती है, ठीक है ना, और उसका असर क्या होता है। तो बॉयंसी का इफेक्ट ये होता है कि बॉडी का जो वेट होता है वो रिड्यूस कर जाता है, और एक्चुअल वेट से बॉडी थोड़ी सी कम लाइट फील होती है, एक्चुअल वेट से वो लाइट फील होने लगती है, हल्की फील होती है, ठीक है। सर आप हाँ सर एक डाउट है पूछो। सर, एपरेंट वेट हम हमेशा फुली सबमर्ज में ही निकालेंगे सर, पार्शियली अगर सबमर्ज तो भी निकाल body- सकते हो, तो भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वहां पर भी निकाल सकते हो। मैं ले रहा तब तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा हूँ, मैं पार्शियली सब। मैं करा रहा हूँ ना उसी क्वेश्चन के लिए, मैंने इसीलिए कहा कि एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, बस वही क्वेश्चन में लेने जा रहा हूँ। मुझे पता है कि ये सब डाउट आते हैं, तो मैं आपको खुद उस कंसेप्ट को पूरा करने जा रहा हूँ कि हम मान लेते हैं एक सिलिंड्रिकल बॉडी है, ठीक है, एक सिलेंडर जैसी बॉडी है, और आप ही के हिसाब से ना, मैं वही मानने जा रहा था कि ये बॉडी मान लेते हैं कि किसी लिक्विड में सबमर्ज है, ठीक है, और इसका टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम इसका जो है वो 6 मीटर क्यूब का है टोटल वॉल्यूम, और आपको ये कहा गया है कि ये 1
1/3 अपने वॉल्यूम का 1/3 सबमर्ज है, 1/3 सबमर्ज है। जो लिक्विड है उसकी भी एक डेंसिटी है, राइट? लिक्विड की अपनी एक डेंसिटी है, ठीक। मान लेते हैं कितनी डेंसिटी है, तो वो 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है लिक्विड की डेंसिटी। और हमने इस बॉडी को, हम लोगों ने इस बॉडी को वही स्प्रिंग से हैंग किया हुआ है। ऊपर हम गए और इसको हम लोगों ने स्प्रिंग से हैंग किया। तो स्प्रिंग को मैं एक लाइन से दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाना, ये एक्चुअली स्प्रिंग है, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लेना कि स्प्रिंग से हम लोगों ने इसको हैंग किया है। अब बताओ इसका एपरेंट वेट क्या आएगा, है ना? इसका एपरेंट वेट क्या होगा? अच्छा, जो बॉडी है उसकी डेंसिटी बता दूं आपको। जो बॉडी है उसकी भी अपनी एक डेंसिटी होगी। तो बॉडी की जो डेंसिटी है वो है 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बॉडी की डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर कोई पूछे कि फाइंड एपरेंट वेट, क्या लिखना चाहिए आपको? कितना एपरेंट वेट होगा यहाँ पर? तो देखो, एपरेंट वेट की डेफिनेशन पे चले जाओ ना। एपरेंट वेट, हाँ, कि डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि इट इज रियल वेट। सिंपली फॉलो द डेफिनेशन ऑफ एपरेंट वेट which says it is the real weight minus upthrust। रियल वेट में से अपथ्रस्ट यानी कि बॉयंसी को माइनस करा जाए। तो अब रियल वेट कितना होगा इसका? इसका रियल वेट कितना होगा? तो रियल वेट का मतलब होता है ग्रेविटी का पुल। रियल वेट मतलब ग्रेविटी वाला पुल, mg। और अपथ्रस्ट निकालने के लिए आर्किमिडीज, अपथ्रस्ट निकालने के लिए आर्किमिडीज, वहां पर vdg होता है। लेकिन आर्किमिडीज के प्रिंसिपल में स्टूडेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि आप दो बातें बहुत ध्यान से समझिएगा। जब आप आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यूज करते हो अपथ्रस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो कैपिटल V वॉल्यूम सबमर्ज वाला लिया जाता है और डेंसिटी हमेशा लिक्विड की ली जाती है। तो अब अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो जो मास कैलकुलेट होता है ये मास बॉडी का है। जो रियल वेट में मास है वो बॉडी का है। तो बॉडी का मास कैसे कैलकुलेट होगा? बॉडी का वॉल्यूम है 6 मीटर क्यूब का। तो यहाँ कौन सी डेंसिटी मल्टीप्लाई सर करोगे? 200 यहाँ कौन सी डेंसिटी मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम के साथ? सर बॉडी की बॉडी कितनी है? सर बॉडी की 12 इंटू जी। ये रियल वेट हो गया। रियल वेट में बॉडी की डेंसिटी। और जब अपथ्रस्ट कैलकुलेट करना है मुझे, अपथ्रस्ट, तो इसका वॉल्यूम कितना है जो सबमर्ज है? सर 1/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम। तो कितना होगा 2 ना? मीटर क्यूब 6 मीटर क्यूब का 1/3 यानी 2 मीटर क्यूब हुआ, इनटू लिक्विड की डेंसिटी यानी 800 इनटू जी। अब आप देख लो कितना आएगा ये आंसर। 56,000 56,000 56,000 आ रहा है ना। और रियल वेट कितना आ रहा है? अगर हम सिर्फ रियल वेट की वैल्यू पूछें आपसे तो 72,000 अच्छा, तो ये बताओ कि यहाँ पर एपरेंट वेट डिवाइडेड बाय रियल वेट कितना हुआ? एपरेंट वेट अपॉन रियल वेट का रेशियो कितना हुआ? एपरेंट वेट आप कह रहे हो 56,000 आ रहा है और रियल वेट यहाँ पर 72,000 आ रहा है। 7/9 7/9। क्या ये चीज उस फॉर्मूले से आएगी? क्या ये चीज इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो सकती है? तो जो पीछे डिस्कस किया था हमने, ये एपरेंट वेट अपॉन, क्यों नहीं आएगी? नो सर, नो सर, पार्शली समझ इसमें पार्शियल समझ। तो ये जो फॉर्मूला है ये किस केस में काम करेगा? फॉर सर फुल्ली समझ, fully submerged। उसमें से पार्शियली समझ था 1/3। हाँ, तो इसको फॉर्मूला ना मानना है, ये मान के चलो कि फुल्ली सबमर्ज है तब आप इसको यूज करना। लेकिन अगर फुल्ली सबमर्ज नहीं है बॉडी, पार्शियली सबमर्ज है, तो हम उसको यूज ना करके हम डेफिनेशन फॉलो करेंगे। डेफिनेशन क्या कहती है कि एपरेंट वेट बराबर रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट। डेफिनेशन फॉलो कर लीजिएगा जब बॉडी पार्शियल सबमर्ज है। फॉलो द डेफिनेशन पार्ट। एंड इफ इट इज फुल्ली सबमर्ज्ड,
then use this expression. Apparent weight on real weight equals to 1 minus density of liquid divided by density of body. क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट? ठीक है, अब काफी अच्छा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फ्लोटेशन की डिस्कस करेंगे कि बॉडी फ्लोट कब करती है, सिंक कब करती है, डूबती क्यों है बॉडी, या फिर कोई बॉडी ऊपर की तरफ क्यों आ जाती है पानी में। ये सब कंसेप्ट्स अगली क्लासेस में डिस्कस किए जाएंगे। फ्लोटेशन वगैरह, जो बलून क्यों, हॉट एयर बलून कैसे ऊपर चलता है ना, और ये सारा कंसेप्ट। और वहां पर हम थोड़ा सा रिलेटिव डेंसिटी वगैरह यूज कर लेंगे कंसेप्ट, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा, थैंक यू चलो बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर। चलो, Thank you, sir. थैंक यू जी। थैंक यू सर।